हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जिसमें हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले केस के साथ, जिसका नाम है अश्विन कुमार गोविंद भाई प्रजापति वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब केस में क्या हुआ उसे समझने से पहले केस से पहले क्या हुआ ये जानते हैं। दो लोग थे, कमलेश कुमार अमृतलाल एंड प्रिंस कुमार भवानी शंकर, जिनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है किसी लोन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अब अग्रीमेंट होने के 8 महीने बाद अमृतलाल जी प्रिंस कुमार के अगेंस्ट एक एफआईआर लॉन्च कर देते हैं। इनका कहना था कि मुझसे अनरीजनेबल इंटरेस्ट चार्ज किया गया है और यह आदमी बिना लाइसेंस के मनी लेंड करता है, जो कि इलीगल है। SC/ST एक्ट में भी कुछ एट्रोसिटीज को कंप्लेन किया गया, BNS के भी कुछ सेक्शंस लगाए गए। सेक्शंस चार्जेस सीरियस थे, इसलिए प्रिंस कुमार जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब प्रिंस कुमार जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे अश्विन कुमार, जो कि हमारे इस केस के पेटिशनर। अपने क्लाइंट के बिहाफ पर प्रोफेशनल कैपेसिटी में इन्होंने गुजरात सेशंस कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया और सेशंस कोर्ट ने आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन एंड ऑन मेरिट्स बेल ग्रांट कर दी। बेल ग्रांट होने के कुछ टाइम बाद ऑन 24 मार्च 2025 अश्विन कुमार जी के पास एक नोटिस आता है अंडर सेक्शन 179 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि उन्हें समन कर रहा था कि आप 3 दिन के अंदर अंदर आए, हमसे मिले और केस से रिलेटेड ट्रू फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने रिवील कीजिए। अश्विन कुमार जी ने जाने से मना कर दिया और इस नोटिस को गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अश्विन का कहना था कि भाई मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, मैं ना तो अक्यूज्ड हूं ना ही विटनेस, मेरा इस केस में रोल सिर्फ प्रोफेशनल है, मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे आप क्यों इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। गुजरात हाई कोर्ट ने इनके इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, पुलिस की बनाई रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, जिसमें यह कहा गया था कि अश्विन कुमार जी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ नहीं रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे, सवालों के जवाब नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन हॉल्ट पे आ गया है। इस रिपोर्ट को कंसिडर करके गुजरात हाई कोर्ट ने अश्विन कुमार जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि अथॉरिटीज के पास विटनेस के कैपेसिटी में बुलाने की परमिशन होती है, चाहे वो किसी को भी बुलाए, और ये परमिशन देता है 179 BNSS। ठीक है, आपको विटनेस की ही कैपेसिटी में बुलाया गया था, लॉयर की कैपेसिटी में नहीं, विच द एक्ट क्वाइट फेयरली अलाउज। तो इसलिए आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होता। अब अश्विन कुमार जी परेशान होकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि ये केस वाकई एक बहुत ही सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डील कर रहा था। कोर्ट ने सबसे पहले लीगल प्रोफेशन के रोल को हाईलाइट किया कि लीगल प्रोफेशन जस्टिस सिस्टम का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। अगर हम लॉयर्स को इस तरीके से पुलिस के सामने क्लाइंट के डिटेल रिवील करने के लिए मजबूर करेंगे तो लीगल प्रोफेशन की ऑटोनॉमी ही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, क्लाइंट और लॉयर के बीच में अपनी एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, क्लाइंट अपने लॉयर को पूरी सच्चाई बता देता है ना, और इसी बेसिस पे उसके इंटरेस्ट में लॉयर उसके लिए एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करता है। ये ट्रस्ट बहुत असेंशियल है। अब अगर पुलिस लॉयर से कहती है कि आओ और सब कुछ सच सच बताओ कि तुमने क्लाइंट को क्या बताया, क्लाइंट ने तुम्हें क्या बताया, तो फिर तो कोई भी क्लाइंट किसी भी लॉयर को कभी ट्रस्ट ही नहीं करेगा। ये डेलिकेट रिलेशनशिप, ये डेलिकेट बैलेंस जो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे फाउंड करता है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब आता है सेक्शन 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, सेक्शन 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्लाइंट अटर्नी कम्युनिकेशन को प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखता है। इसके अकॉर्डिंग अगर क्लाइंट ने एडवोकेट से जो कुछ भी शेयर किया है केस से रिलेटेड फैक्ट, सर्कमस्टेंसेस एक्सेट्रा, और क्लाइंट को अटर्नी ने जो भी एडवाइस टेंडर की है, दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं और अटर्नी इस इंफॉर्मेशन को किसी के भी सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता इवन आफ्टर द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ,
ये कॉन्फिडेंशियलिटी, ये रिलेशनशिप इतना डेलिकेट होता है कि उस इंफॉर्मेशन को आप किसी के सामने नहीं रख सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, भले ही केस खत्म हो जाए। और इसका एप्लीकेशन इतना वाइड है कि लॉयर के ऑफिस में मौजूद हर व्यक्ति पर ये मैंडेट लग जाता है, चाहे वो उसे इंटरप्रेट कर रहा हो, चाहे वो उसे फाइल कर रहा हो या टाइप कर रहा हो, सबके ऊपर ये मैंडेट है कि आप इस इंफॉर्मेशन को किसी के सामने रिवील नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ एक मॉरल या एथिकल ड्यूटी नहीं है कि मैं अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को या मेरे क्लाइंट के कम्युनिकेशन को रिवील नहीं करूंगा, ये एक लीगल ड्यूटी भी है जिसके वायलेशन पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, लाइसेंस छिन सकता है। ठीक है, अब हालांकि सेक्शन 132 एक्सेप्शंस भी ले डाउन करता है, बट इस केस में वो एक्सेप्शंस अप्लाई नहीं कर रहे थे। कोर्ट ने ये होल्ड किया कि भाई इस समय जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पूरी एफिशिएंसी स्टेक पे है। अगर हम इस तरह के कुछ भी अलाउ कर देते हैं, पुलिस को पावर दे देते हैं कि आप बुलाइए लॉयर्स को, उन्हें क्वेश्चन कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, तो एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट को सेट करेगा जिसे हम अलाउ नहीं कर सकते। इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ जस्टिस। कोर्ट also observed that subjecting a professional to the beck and call of investigation agency where he is the counsel in the matter appears prima facie to be untenable। ये अलाउ नहीं किया जा सकता। मैटर एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसिडरेशन रिक्वायर करता है क्योंकि इसमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो लीगल प्रोफेशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो कोर्ट ने प्रेमा फेसी तो ये कह दिया कि भाई आप लॉयर्स को बुला के इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आर्टिकल 132 ही नहीं अलाउ करता। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और जुडिशरी के बीच में, लीगल फ्रेटर्निटी के बीच में बैलेंस कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, किसी के पास ज्यादा पावर या किसी की पावर कम ना हो जाए, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने एक फाइनल जजमेंट को अभी भी रिजर्व कर लिया है और उन्होंने मैटर्स की इंपॉर्टेंस को ऑब्जर्व करते हुए ये डिसाइड किया है कि हम असिस्टेंस लेंगे। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स, इस मैटर को एड्रेस करने के लिए सबको कंसल्ट किया जाएगा और फिर एक फाइनल जजमेंट पे पहुंचा जाएगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ यही डिसाइड किया गया है कि भाई लॉयर्स को अंडर 179 समन नहीं किया जा सकता इन एनी कैपेसिटी टू कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन। लॉ डज नॉट अलाउ देम एंड देयर प्रोफेशन आल्सो कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू सच बेक एंड कॉल। ठीक है, तो लाइक आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा केस है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अटॉर्नी क्लाइंट के बीच का अकेले अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, बट प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एविडेंस लॉ का। तो जब आप प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पे आंसर लिखते हैं तो उसमें सारे ही टाइप के कम्युनिकेशंस को ऐड करते हैं, मैरिटल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, और वहां पे आप इस केस को साइट कर सकते हैं। लाइक आई सेड बहुत अच्छा केस है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का स्कोप, एप्लीकेशन, एक्सेप्शन, उनमें ये केस बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। चलें अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर वुमेन इन हेटेरोसेक्सुअल मैरिज, विश्वनाथन कृष्णमूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से आया है, बट इट इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड। आपकी तैयारी में इस तरह के प्रोग्रेसिव व्यू पॉइंट्स होने चाहिए। वो आपकी पर्सनालिटी में जब मैनिफेस्ट होते हैं तो फिर आप एक बहुत ही उम्दा जज बन के निकलेंगे। ओके, खैर तो चलिए शुरू करते हैं। केस का बैकग्राउंड क्या था कि कंप्लेनेंट है पोकला शबाना, एक ट्रांसजेंडर लेडी जिसने विश्वनाथन कृष्णमूर्ति से शादी की अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू राइट्स के अकॉर्डिंग। शादी के कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक था, ये दोनों साथ भी रहते थे, लेकिन फिर परेशानियां शुरू हो गई और मिसेस पोकला ने इनके खिलाफ कुछ चार्जेस एलिज किए कि मुझे मेंटली हरास किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि मैंने इस शादी से पहले बहुत सारा डाउरी भी फर्निश किया था, जिसमें 10 लाख कैश, 200 ग्राम सोना, कुछ चांदी और कुछ घर के आइटम थे, जो कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में अलाउड नहीं है। और उन्होंने सेक्शन 498 ए आईपीसी की प्रोटेक्शन को क्लेम किया, क्रूरटी इन मैरिज। ठीक है, कि मुझे क्रूअली ट्रीट किया गया है, मेंटली हरास किया गया है।
अब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही है इस केस का आधार। क्यों? ये सेक्शन सिर्फ विमेन को प्रोटेक्ट करता है और ये बात आपको पता ही है। द प्रोटेक्शन ऑफ दिस सेक्शन ओनली एक्सटेंड्स टू विमेन। कोई भी मैन इस सेक्शन में प्रोटेक्टेड नहीं है। तो एक शादीशुदा औरत अगर अपने ससुराल में हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के हाथों प्रताड़ित होती है तो वो शिकायत कर सकती है अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अब ये सेक्शन इसीलिए, हालांकि सेक्शन तो रिपील हो चुका है, नया एक्ट आ चुका है, लेकिन ये बीएनएस के आने से पहले का है केस, इसीलिए इसी सेक्शन को यूज किया गया और यही सेक्शन चलेगा भी। क्रिमिनल लॉ का प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है, तो आपको पता ही है। लेकिन जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है, जो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे, उसमें ये केस आप यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, अब 498 ए के प्रोटेक्शन को इन्होंने सीक किया और सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को भी चार्ज किया। अक्यूज्ड विश्वनाथन जी ने सिर्फ एक आर्गुमेंट दिया कि सेक्शन 498 विमेन को प्रोटेक्ट करता है, एक ट्रांस वुमेन नहीं है, और इसीलिए 498 ए की प्रोटेक्शन उन पर अप्लाई नहीं होती। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है। इट इज नॉट जस्ट एन इंडियन इशू, इट इज एक्चुअली एन इंटरनेशनल इशू। इंटरनेशनल लेवल पे विमेन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, ये इतना बड़ा मसला है कि आप आए दिन इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ देखते ही रहते होंगे। और इसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में बहुत प्रोग्रेसिवली इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई है बाय साइटिंग मल्टीपल केसेस। ठीक है, अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे इस केस में, सीधा वहीं पे आते हैं, क्योंकि वही इस केस का बेस्ट पार्ट भी है। कोर्ट ने सबसे पहले नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को रेफर किया, जो कि 2014 का केस है, और इस केस में ये होल्ड किया गया था कि ट्रांसजेंडर पर्संस को सेल्फ आइडेंटिटी का पूरा राइट है। वो मेन, वुमेन, थर्ड जेंडर, किसी भी कैटेगरी में अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहे कर सकते हैं। उनको किसी भी स्पेशल सर्जरी की जरूरत नहीं है। उनका अपना सेल्फ एक्नॉलेजमेंट, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज इनफ टू गिव देम दैट आइडेंटिटी। If they want to be recognized, identified as a woman, they would legally be a woman. ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में होल्ड किया गया था। अब ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 को भी साइट किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि जेंडर की आइडेंटिटी किसी सर्जिकल प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर एक ट्रांस औरत आके कहती है, या कोई भी औरत आके कहती है जी मैं औरत हूं, और सामने वाला कहता है कि अच्छा मैं नहीं मानता, आप मुझे कपड़े उतार के दिखाइए, तो क्या हम इसे अलाउ कर देंगे? नहीं। जो कह रहा है कि वो ये जेंडर आइडेंटिटी, जो व्यक्ति जिस जेंडर से आइडेंटिफाई करता है वही उसका जेंडर होता है और वही उसकी लीगल पहचान होती है। लॉ इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब कोर्ट ने सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को भी साइट किया, जिसने एक्नॉलेज किया था कि ट्रांसजेंडर पर्संस हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं, और अगर ये शादी करते हैं तो वो एक हेट्रोसेक्सुअल मैरिज होगी, जिसे हर धर्म एक्नॉलेज करता है, रिकॉग्नाइज करता है। इट विल नॉट बी अ होमोसेक्सुअल मैरिज, इट विल बी अ हेट्रोसेक्सुअल मैरिज। कोर्ट ने ये अफर्म किया कि एक ट्रांस वुमेन को प्रोटेक्शन डिनाई करके, जस्ट बिकॉज कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, बायोलॉजिकली चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती, एक सीवियर डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि फिर अगर हम इसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करने लगे तो वो औरतें भी आ जाएंगी जो बायोलॉजिकल वुमेन होने के बावजूद भी चाइल्ड बियरिंग में इनकेपेबल होती हैं बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट। उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। जो इंसान कहता है कि वो औरत है, लॉ मान लेगा कि वो औरत है। सर्जरी, रिप्रोडक्शन इस आइडेंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, इस आइडेंटिटी के लिए कंटिंजेंट बिल्कुल भी नहीं है। केस में ये पॉइंट क्लियर कर दिया गया कि अगर एक ट्रांस वुमेन मेंटल हैरासमेंट, क्रूअल्टी अलेज करती है और सेक्शन 498 ए की प्रोटेक्शन को सीख करती है, तो उसे वो प्रोटेक्शन दी जाएगी। इनफैक्ट वुमेन के लिए जितने भी लेजिस्लेशंस हैं जो उनको प्रोटेक्शन गारंटी करते हैं, उनको सिक्योरिटी गारंटी करते हैं, किसी तरह का बेनिफिट या प्रिविलेज देते हैं, वो सब कुछ ट्रांस वुमेन पर भी अप्लाई करेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और डिलेमा व्हाटसोएवर। इस केस में हाउएवर कंप्लेंट में कुछ सीरियस लैक्यूनास थे। पोकल शबाना जी ने किसी भी तरह का एक
सफिशिएंट मटेरियल फर्निश नहीं किया था जो कि क्रूअल्टी को प्रूव कर सकता था या फिर ये दिखा सकता था कि हाँ वाकई उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके इन-लॉज ने, हस्बैंड ने उनको गलत तरीके से ट्रीट किया है। देयर वाजंट इनफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड दैट कुड वारंट कि हाँ क्रूअल्टी हुई है अंडर सेक्शन 498A। तो इस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया, नॉट बिकॉज शी वाजंट अ वुमन बट बिकॉज देयर वाजंट इनफ एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। लेकिन विमेन की डेफिनेशन को इंटरप्रेट किया गया है बहुत प्रोग्रेसिवली, ट्रांस विमेन को भी उसी डेफिनेशन में रखा गया है। दारा लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना को भी साइड किया गया जो कि बहुत लेटेस्ट केस है। एबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 का केस है जहां पे कोर्ट ने कॉशन किया था कि भाई पूरी फैमिलीज को जब ये महिलाएं ड्रैग कर लेती हैं 498A में, डाउरी प्रोहिबिशन में, डोमेस्टिक वायलेंस में, अटेम्प्ट टू मर्डर तक लगा देती हैं, वो उसको डिस्करेज करिए। आप ये कंसिडर कीजिए कि भाई वेंजेंस में भी ये केसेस लॉन्च किए जा सकते हैं। यू डू नॉट इमीडिएटली जंप टू अ कंक्लूजन दैट हस्बैंड इज द विलन। यू नीड टू कीप इनटू माइंड कि भाई वुमेन भी गलत या झूठ बोल सकती है, ठीक है। इसीलिए केस में जब तक कि सफिशिएंट मटेरियल नहीं होता जो क्रूअल्टी को नॉट कंक्लूसिवली बट सफिशिएंटली प्रूव कर दे, तब तक आगे नहीं बढ़ते इस तरह के केसेस में। इसीलिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भी इस केस में आगे नहीं बढ़ा, कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया। लेकिन शबाना जी की आइडेंटिटी में जितने भी क्वेश्चंस उठाए गए थे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे, वो सब डिनाई कर दिए गए। शबाना जी को एक प्रॉपर लीगल वुमेन होल्ड किया गया और ये प्रेसिडेंट सेट हुआ है। देखो कि वुमेन अगर किसी प्रोटेक्शन को सीख करती है, ट्रांस वुमेन उसी प्रोटेक्शन के लिए एंटाइटल्ड है। ओके, उसे किसी सर्जरी की या किसी भी ऐसे प्रोसेस की जरूरत नहीं, उसे किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं कि वो औरत है। अगर वो कहती है कि मैं औरत हूं तो लॉ ये मान लेगा कि वो औरत है। ओके। In the facts of the present case, the court held that due to lack of prima facie material and vague allegations, the proceedings be quashed under section 482 CRPC, जो कि विश्वनाथन जी की प्रेयर भी थी कि इस पूरी एफआईआर को क्वॉश कर दिया जाए क्योंकि ये स्त्री नहीं है। जिस सेक्शन में ये प्रोटेक्शन मांग रही है वो सिर्फ महिलाओं के लिए अवेलेबल है एंड शी इज नॉट अ वुमन। खैर इस बेसिस पे तो क्वॉश नहीं की गई, लेकिन क्वॉश कर दी गई क्योंकि केस में सीरियस डिफेक्ट। अब ट्रांसजेंडर पर्संस के क्या राइट्स हैं? नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हिजरास ट्रांसजेंडर पर्संस को थर्ड जेंडर का रिकॉग्निशन दिया गया। कोर्ट ने इनके राइट्स को अपहोल्ड किया टू सेल्फ आइडेंटिफाई देयर जेंडर एज मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, व्हाटएवर दे वांट। कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट्स को कि लीगल रिकॉग्निशन दीजिए इनको, रिजर्वेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक फैसिलिटी, सोशल वेलफेयर स्कीम, सब में इनको इंक्लूड कीजिए। वैसे ही समाज इन्हें आउस्ट कर देता है, इन्हें एकदम बाहर की तरफ कर देते हैं। इनको कितने मतलब डिमीन करने वाले मीन्स को रिजॉर्ट करना पड़ता है अपनी रोजी के लिए, भीख मांगनी पड़ती है और क्या क्या बेचारे करते हैं। तो आप इनको सोसाइटी का पार्ट बनाइए, इनको भी मेन स्ट्रीम में यूटिलाइज करिए। ये भी वर्क फोर्स है, ये भी मैन पावर है। डू नॉट आउट देम फ्रॉम द सोसाइटी जस्ट बिकॉज देयर आर सम taboos and superstitions involved. This is not how a modern civilization should work. जजमेंट ने एम्फसाइज किया कि सेक्स रीअसाइनमेंट पे इंसिस्ट करना जेंडर रिकॉग्निशन के लिए ना सिर्फ इमोरल है बल्कि इलीगल भी है। कि अगर तुम औरत हो तो अच्छा बताओ तुम औरत हो, तुमने सर्जरी करवाई है? अगर तुम कह रहे हो कि तुम मर्द हो तो क्या तुमने सर्जरी करवाई है? It doesn't work like that. The court urged awareness campaigns to reduce stigma and ensure transgender persons are treated with dignity and respect. इसको फॉलो करते हुए ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2019 को इनैक्ट किया गया था ताकि इनके राइट्स को इंश्योर किया जा सके और इनके अगेंस्ट होने वाले जितने भी डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स हैं उन्हें प्रोहिबिट किया जा सके। दे आर एक्चुअली पनिशेबल ऑल्सो। जो डिस्क्रिमिनेशन या क्रूअल्टी से इनको ट्रीट किया जाता है वो सब कुछ पनिशेबल है। कौन कौन से केसेस साइट हुए हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को साइट किया गया है, बहुत ही अच्छा जजमेंट था ये। चीफ जस्टिस के ओपिनियन से कोर्ट अग्री करता है कि भाई ट्रांसजेंडर्स के पास मैरी करने का राइट है, सेक्स और जेंडर के बीच में एक डिस्टिंक्शन है और जेंडर आइडेंटिटी हो सकता है उस सेक्स के साथ कंफर्म ना करे जो बर्थ के दौरान नेचर ने असाइन किया था। ठीक है, इस
नेचुरल डिफेक्ट को या नेचर की इस कमी को एक्नॉलेज किया गया था सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। कोर्ट सपोर्टेड द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट। दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, yet another good judgment. Merely naming family members in matrimonial criminal cases without specific allegations should be discouraged, ठीक है, जिसे हमने आपको बता ही दिया। तो दिस वाज द केस एंड दीज आर द जजमेंट्स साइटेड। बहुत ही अच्छा केस है और बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया गया है। आप इसे जरूर साइट करें उन क्वेश्चंस में जहां पे आपको लगता है कि इसे रेलेवेंटली साइट किया जा सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 21 सब में आ सकता है, आर्टिकल 14 का भी पार्ट बन सकता है अगर आपको इसके इनकॉर्पोरेट करना आए, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करें और अगर कोई डाउट है तो पूछने में हेजिटेट ना करें, कमेंट्स में पोस्ट कीजिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। चलें अगले केस में मिलते हैं या अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक सब अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।